हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। देखिए, सीटेट के अंतर्गत हम आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 20 अगस्त की, उनको शेयर कर दीजिएगा। शुरू करेंगे सीधा वीडियो पर। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो प्रश्न को समझें फिर उत्तर देखेंगे। पियाजे ने कहा था कि जन्म के 2 वर्ष तक सबसे अच्छा सीखने आता है बच्चा किस विधि से सीखता है। किस विधि से सीखता है, ऑप्शन देखिए। तो पियाजे के अनुसार बच्चा जो सबसे ज़्यादा सीखता है वो है ऑप्शन नंबर बी। आप नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग से बच्चा सीखता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हमने लिए हैं इसमें। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सा होता है? समाजीकरण सबसे अधिक गहन और जटिल होता है इसमें पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान। देखिए, किशोरावस्था एक ऐसा दौर है जीवन का जिसको तूफान और आवेग की अवस्था कहा गया है। सबसे अधिक समाजीकरण, क्योंकि इसमें लड़कियां लड़के अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, लड़कियां, तो इस दौरान होता है। डी ऑप्शन होगा। किशोरावस्था के दौरान विद्यार्थियों का सबसे अधिक समाजीकरण होता है। नेक्स्ट है आपका, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? ये आपकी स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित सिद्धांत को बोलते हैं व्यवहारवादी। ए ऑप्शन आपका सही है। नोट्स बनाइए, लिखिए, अवलोकनीय व्यवहार को व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं, जिसके माध्यम से सीखना अधिगम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समझ के लिए प्रशिक्षण को प्रदर्शित कौन नहीं करता है? समझ के लिए प्रशिक्षण को आप नहीं आया है। तो देखिए, पहले देखेंगे समझ के लिए शिक्षण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, समझ के लिए शिक्षण में आता है ए ऑप्शन, समानता और अंतर देखने और सदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को सहायता करना। और क्या आता है? समझ के लिए शिक्षण के अंतर्गत ये आता है, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। किसी बात को, अवधारणा को विद्यार्थियों को कहना है कि वो अपने शब्दों में कहें। समझ के लिए शिक्षण में और क्या आता है? समझ के लिए शिक्षण में आता है, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आती हैं। अब जाहिर सी बात है, समझ के लिए शिक्षण के अंतर्गत बी नहीं आता है। विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। याद करने के योग्य नहीं बनाना, समझ के लिए शिक्षण में आता है इस योग्य बनाना कि विद्यार्थी उसको उदाहरणों के माध्यम से अपने शब्दों में कह सकें और नियम को बता सकें और समानता और अंतर बता सकें। ठीक, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ के लिए शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना आपका ऑप्शन नहीं है, तो आपका जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन चारों देखा करिए आप। ऐसी विशेषता जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, सही नहीं है, तो कौन कौन सी चीज़ें सही हैं पहले ये देखेंगे। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये सही है। चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे सही है। उन्हें काम करने में आनंद होता है, ये सही है। वे हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे होते हैं, जिनके खुद की
इंट्यूशन कहती है, मतलब अंतरात्मा जिसे कहते हैं, कहती है, तो वो बच्चे ज़रूरी नहीं कि वे हमेशा सफल हो जाएं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो बच्चे होते हैं वो सफल हमेशा नहीं होते। ये कथन आपका गलत है। आप जरूर विद्यार्थियों देख लीजिएगा, सही है सही नहीं, नहीं ये जरूर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। सही नहीं है पूछा गया, तो सी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं पूछा गया है। वो चाहती है कि टीचर चाहती हैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो अधिक से अधिक योग्यता प्राप्त करें, तो उसके लिए उनको क्या नहीं करना होगा? विशेष प्रतिभा संपन्न बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए टीचर को चाहिए कि तनाव को नियंत्रित करना। पहले तो हम देखेंगे कौन सी चीज़ें चाहिए। बच्चों को बताना है तनाव को कैसे नियंत्रित करें। और क्या चीज़ें चाहिए? गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना बच्चों को सिखाना चाहिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक। और उनको सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना सिखाना चाहिए, उनको चुनौती देना चाहिए, ठीक, कि अपनी क्रिएटिविटी को और मजबूत करें। ये नहीं है, आपका नहीं पूछा गया ना, ए नंबर का ऑप्शन नहीं है। विशेष ध्यान के लिए समकक्षियों से अलग करना नहीं है, ठीक। प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको जो बच्चे कम प्रतिभाशाली हैं या उतना टैलेंटेड नहीं हैं उनसे अलग नहीं करना है। ऑप्शन ए आ जाएगा आपका। तो 7 नंबर में आपका आंसर होगा ए, विशेष ध्यान के लिए समकक्षियों से अलग नहीं करना है, ठीक है। नहीं पूछा गया है, बाकी ये तीनों जरूरी है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई का कौन सा लक्षण नहीं है? पढ़ने संबंधी कठिनाई में का पूछा नहीं है, पूछा गया ना, ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं है। तो छोटे बच्चों के लिए, छोटे शिक्षार्थियों के लिए। तो देखेंगे पहले कौन सी चीज़ें हैं। पठन कठिनाई मतलब पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना। तो देखिए छोटे बच्चे पढ़ने में कठिनाई का कौन सी चीज़ें फेस करते हैं? तो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, हाँ बच्चे महसूस करते हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो पठन गति और प्रवाह उतनी उनकी नहीं अच्छी होगी। वर्ण एवं शब्दों को पहचानने में कठिनाई ये भी होती है। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये भी सही तरह से बच्चे छोटे वर्तनी नहीं शुद्ध बोल पाते हैं, शुद्ध लिख पाते हैं, ठीक है। वर्ण शब्दों को नहीं पहचान पाते हैं, गति भी उनकी अच्छी नहीं होती है। और शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ठीक है, ये नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पठन कठिनाई के अंतर्गत आपका ए ऑप्शन को नहीं पूछा गया है, बाकी तीन तो हैं। ए ऑप्शन आपका ये नहीं है। नवा नंबर है शिक्षार्थियों को आत्मनियम की ओर संकेत कौन सी चीज़ करती है? आत्मनियम की ओर संकेतित कौन करती है? देखिए, स्वयं को सीखने का स्वयं परीक्षण करने की उनकी योग्यता आत्मनियम ये के अंतर्गत आती है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। सीखने की उनका स्वयं का पर्यवेक्षण करने की योग्यता हमने बताया ना, आत्मनियम कहलाती है। अगला है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं, देखिए सब में नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं से थोड़ा प्रश्न कठिन हो जाता है विद्यार्थियों, ये है, इसीलिए नहीं नहीं अब लगाने लगे हैं हर परीक्षा में। तो सीखने के लक्षण के रूप में कौन सा नहीं माना जाता है? देखिए सीखने के लक्षण के रूप में कौन सा माना जाता है ये हम बताएंगे। देखिए डी ऑप्शन माना जाता है। सीखने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं, कुछ अनुभव के माध्यम सीखता है। और सीखना एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्यस्थ करती है, ठीक है। और क्या है, अन अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, ये ठीक है। और ये आपका आंसर क्या होगा? ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये आपका ऑप्शन सीखने का गुण नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए, उत्तर क्या होगा आपका? ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये आपका सीखने की परिभाषा के अंतर्गत, अधिगम के अंतर्गत ये नहीं आता है। ए नंबर का ऑप्शन नहीं पूछा गया है, बाकी बी सी और डी सीखना अथवा अधिगम की परिभाषा है या उसका एक अंश।
नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, सिद्धांतवाद के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या करता है? रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है? नहीं। रचनावाद की सीधा हम आपको परिभाषा बताएंगे। देखिए ये जो डी ऑप्शन है, डी, ये डी ऑप्शन आपका रचनावाद की परिभाषा है। रचनावाद क्या है? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ये रचनावाद जो है ये है डी ऑप्शन। अच्छी चीज़ें हैं, इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। बार बार वीडियो देखेंगे तब भी आपको लर्न हो जाएंगी। डी ऑप्शन है आपका। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो, सृजनात्मक विद्यार्थी की परिभाषा मतलब क्या है? परीक्षा में हर बार अंक अच्छे प्राप्त करने की योग्य है, वो सृजनात्मक है? नहीं। बहुत बुद्धिमान है? नहीं। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है? नहीं। वो सृजनात्मक विद्यार्थी है जो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। क्रिएटिव स्टूडेंट की परिभाषा पूछी गई है तो जो चिंतन करता है और किसी समस्या है उसको समाधान के खोज में रहता है, प्रश्न के उत्तर के खोज में रहता है, तो उसके लिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ये 13 नंबर का देखेंगे, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास यह है आपका बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। अवधारणाओं का विकास किसका? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या होते हैं? व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। 14 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आएगा। 15 नंबर, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बच्चे का विकास और शारीरिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह कथन किसका? यह कथन, इस कथन के बारे में बताइए क्या है? ए, बी, सी और डी में से विकल्पों को देखिए तो नेक्स्ट आपका देखिए, बात तो ये सही है, गलत तो नहीं है। शारीरिक विकास और बच्चे का विकास से संबंध है, गलत तो नहीं है, सही है। दो बचे, इसमें आपका होगा 2 नंबर। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, ठीक है। शारीरिक विकास होगा, शरीर सही रहेगा तो बुद्धि सही काम करेगी उसकी, ठीक है। बीमारी जो कुपोषण नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास भी तो होगा। शरीर के विकास से बुद्धि का विकास भी जुड़ा हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये देखेंगे, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? खिलौना दिया तो उसके हाथ पैर पेट सब, उसने बाल सब अलग कर दिया, तो आप क्या करेंगे? बाकी नहीं है, सरल प्रश्न, ये कट ऑफ नहीं है। उसके जिज्ञासी स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, ऊर्जा को उसकी सही दिशा में संचारित करेंगे, उसको बताएंगे कि क्या, उसके विषय में बताएंगे, तुमने तोड़ा, ये देखो हैंड है, हाथ है, ठीक है। जो उसका जो सीखना वो चाहता है उसको ये बताएंगे और उसको ऊर्जा को सही दिशा में हम लगाएंगे। ये ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता किस चीज़ में करता है? बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझ करके शिक्षक क्या कर सकता है? देखिए ये होगा बी नंबर ऑप्शन। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में शिक्षक की ये सहायता करता है, ठीक है। विकास के सिद्धांत को समझ करके वो अच्छे से अधिगम शैली को अपना करके प्रभावी ढंग से शिक्षण कर सकता है। बी नंबर का ऑप्शन है आपका। इसीलिए बच्चे के विकास के सिद्धांत को पहले समझना पड़ेगा प्रभावशाली शिक्षण के लिए।
नेक्स्ट है आपका प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, हर बच्चा अलग है और हर बच्चा एक अलग ही प्रतिभा से संपन्न है। ठीक, तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ क्या होगा, सभी विद्यार्थियों के लिए समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, ये नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विकास करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी, ये आपका सी ऑप्शन है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ये सरल है, कोई टफ नहीं प्रश्न ये। सी नंबर का ऑप्शन है आपका, हर शिक्षार्थी विशिष्ट है का अर्थ हो जाएगा ये सी, देख सकते हैं। ये देखिए, पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये एक कथन है। तो ये कथन क्या बता रहा है? देखिए, पुरुष जो हैं वो महिलाओं से, स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये सही हो सकता है? नहीं। सही है? नहीं। ये क्या है? बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है ये बात। ठीक है, जो एक लैंगिक पूर्वाग्रह परंपरागत रूप से चलता चला आ रहा है उसको ये दिखा रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लैंगिक असमानता है वो ये बात बता रही है कि पुरुष स्त्रियों से ज़्यादा बुद्धिमान है। 20 नंबर, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर जाती है, अपनी कक्षा का राउंड ले रही है तो, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह किस चीज़ को संकेत करता है? मतलब क्रिस्टीना बच्चों को अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर, एक एरिया है उसका राउंड लगवाती है, क्षेत्र दिखाती हैं मैम, और वापस आने पर उस पर चर्चा करती हैं, खेत ले गए या कहीं कोई भी स्थान पर ले गए। ठीक, तो ये क्या बता रहा है? आकलन के लिए सीखना, आकलन को सिखाना, आकलन चारों में से क्या होगा? क्षेत्र भ्रमण कराना और उसके बाद उस पर चर्चा करना। ये सी नंबर हो जाएगा, सीखने का आकलन। कोई प्रश्न हो विद्यार्थियों, थोड़ा प्रश्न ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है, और उत्तर सब विकल्प शायद ध्यान से देखेंगे। प्रश्न न समझने से भी हम उत्तर विकल्प गलत लगा सकते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक, मानव का जो विकास है उसके सिद्धांत होते हैं, उस पर आधारित है। तो इनमें कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? देखिए, मानव विकास का पहले कौन सा सिद्धांत है ये देखेंगे। देखिए, निरंतरता ये मानव विकास का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट हो जाता है मानव, ये सिद्धांत है, और अनुक्रमिता है, ये है प्रतिवर्ती। बी ऑप्शन आपका मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रश्न ये है कि जो बच्चे निःशक्त होते हैं उनको अगर समेकित शिक्षा का अर्थ विद्यार्थियों ये होता है कि समान शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा, वो किसी भी वर्ग का हो या किसी भी हिसाब का हो, तो उनके लिए जो स्कूल की बात कही गई तो वही नियमित विद्यालयों की बात कही गई है। ठीक, समेकित शिक्षा के अंतर्गत निःशक्त बच्चों को भी अन्य विद्यार्थियों के साथ नियमित विद्यालयों में पढ़ाने की बात कही गई है। देखिए, सीखने के बारे में कौन सी बात सही है, नहीं या नहीं आया है, तो अधिगम जिसे बोलते हैं, अधिगम के विषय में कौन सी बात सही है, सही बतानी है आपको। देखिए, सीखने के बारे में बात हमारी जो सही है वो है आपका, ये नहीं है, डी है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखना तब होता है जहाँ माहौल हो और संवेग हो, जहाँ संवेग का मतलब भाव अंदर के, घृणा, नफरत, प्रेम, ये संवेग हैं। तो संवेग जो हैं कैसे हों? सकारात्मक हों और विद्यार्थी उससे क्या संतुष्ट पाएँ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 24 नंबर देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा गया है।
जो असेसमेंट करते हैं उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, कौन सा उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, उपलब्धियों को मापना। आप चारों ऑप्शन देखें। देखिए, जो मूल्यांकन है उसका ये उद्देश्य होता है और होना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उपचार करना। ऑप्शन नंबर क्या? बी आएगा आपका। ठीक, मूल्यांकन का यही उद्देश्य है, जो उसने बच्चे ने सीखा है और सीखने के पश्चात जो कमी रह गई है उसको समझना और उसका उपचार करना। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में विद्यार्थियों को मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पहले सीख चुके हैं उसको बताना। जैसे बच्चा सेकेंड क्लास में जाता है, थर्ड क्लास में जाता है, किसी क्लास में, तो उस क्लास से पहले उसको हम उससे पहले के कक्षा 2 में है तो 1 के विषय में हमको पुनरावृत्ति कराना और प्रत्यास्मरण कराना, ये ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, इससे क्या होता है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने सीखने को समृद्ध बनाना। क्योंकि कक्षा 1 में उसने जो जो पढ़ लिया है ये हर क्लास के लिए है, ये पढ़ लिया है, उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 2 में हम उसको सिखाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर या इंटर की बात हो, 9th 10th की बात हो, 7th 8th की बात हो, हर कक्षा के लिए ये नियम है कि नई जानकारी को पूर्व की जानकारी से जोड़ना, जिससे उसका ज्ञान उस ज्ञान सीखे हुए ज्ञान को रिवीजन करने के साथ सीखे हुए उसी ज्ञान के आगे बढ़ सके। डी है। अगला है आपका, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? नोट कर सकते हैं, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले सृजनात्मक, छात्र की सृजनात्मक या क्रिएटिविटी, सोचने की क्षमता बढ़े, उसके लिए ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो मुक्त उत्तर वाला हो। जैसे सूरज ना होता तो क्या होता, अगर सब जगह पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करें। इस तरह से ये प्रश्न ऐसे हैं, ये सृजनात्मक प्रश्न है और मुक्त, इसके मुक्त मतलब आज़ाद, कोई कोर्स के नहीं है। ठीक है, या ये ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, देखिए, शिक्षार्थियों को स्पेस है, यहाँ पर भरना है आपको। शिक्षार्थियों को किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, ठीक है, उनको किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये बताना है। देखिए, पहली तो चीज़ है, हम आपको बता रहे हैं कौन सी चीज़ें शिक्षार्थी को करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। ठीक है, ये करना चाहिए शिक्षार्थियों को कराना चाहिए कि वो अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी पढ़ाई के अलावा भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसमें शामिल हों, ये करना चाहिए। और समूह कार्य में से दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करनी चाहिए, ये भी सही है। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछे, ये भी कराना चाहिए। जाहिर सी बात है, प्रश्न के लिए उत्साहित करना चाहिए शिक्षार्थियों को। तो क्या है, अब बी ऑप्शन है, प्रश्न जो पूछ सकते हैं उन सभी का उत्तर याद करने। तो आपको बी नंबर का जो ऑप्शन है ये शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है और इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर होगा बी, शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगला है आपका, रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण कौन सा नहीं होगा? रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण से नहीं है। देखिए, रचनात्मक के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं, कौन सी चीज़ आवश्यक? सत्र परीक्षा आवश्यक है, दत्त कार्य हैं, मौखिक कार्य हैं, प्रश्नोत्तरी और खेल हैं, ये रचनात्मक मूल्यांकन आकलन के लिए आवश्यक उपकरण नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन होगा, सॉरी हमने बाई मिस्टेक बी बता दिया, इधर सी ऑप्शन है। ठीक है, दत्तकार, सॉरी फॉर दैट, ये सी दत्तकार हैं। दत्तकार आपके रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी क्या आता है, सत्र कार्य हैं, ठीक, रचनात्मक
आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, खेल और प्रश्नोत्तरी आती है, मौखिक प्रश्न आते हैं, आपका सी उत्तर होगा, सी। चलिए विद्यार्थियों, 2 प्रश्न और हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो सीखने में जो कमी रह गई या जो चीज़ें नहीं सीख पाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों को अभ्यर्थियों की उपलब्धि के बारे में बताना, सघन अभ्यास कार्य, समुचित उपचारात्मक कार्य। इसके जो सीखने में कमी रह गई विद्यार्थियों को के लिए तो उसको दूर करने के लिए आप उपचारात्मक जो कार्य हैं वो करेंगे। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक, उपचारात्मक उपाय करेंगे आप। चलिए लास्ट प्रश्न हम बताएंगे, 30 नंबर प्रश्न। क्या है? भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। कैसे देखा जाना चाहिए? भारतीय जो समाज में अनेक भाषाएं हैं, बल्कि आप कह लो कि कहावत है, कोस कोस पर बानी बदले 10 कोस पर पानी। तो हर गांव में हर जगह मतलब क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से आप कह रहे हैं भाषा अलग होती है। तो ये बहुभाषिता है जो भारत में, इसको कैसे देखना चाहिए? ये डी है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, चुनौती के रूप ये है आपका गलत है। विद्यालयों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में नहीं है, शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया में बाधा के रूप में नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, 30 प्रश्न हमने आपको बताया बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीटेट 2023 के लिए जो परीक्षा होने वाली है आपकी 20 अगस्त को। ठीक विद्यार्थियों, थोड़ा सपोर्ट करिए चैनल को, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन विद्यार्थियों ने सीटेट का फॉर्म भरा है, परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको भेजिए वीडियो, ताकि हम आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हम प्रोत्साहित होंगे ज़्यादा बनाने के लिए। व्यूज़ ज़्यादा नहीं मिलते हैं तो ये लगता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्ते।